यहाँ पर अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एनर्जी वगैरह का कंसेप्ट बताया था, और एनर्जी एनर्जी का कंसेप्ट बताया था, और क्या बताया था आपको, कैपेसिटेंस वाला बताया था कि एक सिंगल ड्रॉप का कैपेसिटेंस है तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। एक तो एनर्जी इज इक्वल टू बताया था, वो प्रीवियस क्लास में चार्ज एनसी हो जाएगा सर, है ना। तो मान लो कई सारे ड्रॉप्स हैं, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना। अब n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं ये, ठीक है ना, वो सिंगल ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सिंगल ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहा है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, n इंटू क्यू, यही होगा ना टोटल चार्ज। यस सर। और रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़े वाले ड्रॉप के रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू n पे पावर 1/3 ना, n की पावर 1/3 यस सर 1/3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ रेडियस, ठीक है ना। दूसरा क्या था, कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई थी, C इज इक्वल टू n पे पावर 1/3 इंटू C, यही था बेटा। यस नेक्स्ट क्या, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, n पे पावर 2/3 इंटू, ठीक है ना। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। उसके बाद मैंने बोला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है तो उसमें डिवीजन हो जाते हैं, और मैंने बोला था कि अगर एरिया में डिवीजन होगा तो आप क्या लोगे, एरिया में डिवीजन होगा और डिस्टेंस में डिवीजन होगा तो आप क्या लोगे, सीरीज। बोले थे ना कि अगर कोई कैपेसिटेंस है तो एक कुछ दो क्वेश्चन हम लोग किए भी थे, एक एरिया में एक सीरीज में। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पर कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसको दो डाइलेक्ट्रिक से डाला गया है, एक की डिस्टेंस d1 है, एक की डिस्टेंस जो यहाँ पर d1 है, और एक की डिस्टेंस यहाँ क्या है बेटा, d2 है, और पहले वाले के डायरेक्ट्रिक k1 है, दूसरे वाले के डायरेक्ट्रिक k2 है। उसने कहा कि इस कॉम्बिनेशन के डायलेक्ट्रिक को मैं k मान ले रहा हूँ। ये तो अलग अलग, मतलब हाफ पार्ट नहीं है, मतलब d1 कुछ पार्ट में आपने k1 रखा है, कुछ पार्ट में उसने k2 रखा है, और बोल रहे कि पूरे पार्ट का जो मतलब पूरा जो इफेक्टिव जो आप कह लो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये इफेक्टिव के k मान लो, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मेरे को c निकालना, अच्छा मान लो एक चलो एग्जांपल लेते हैं कि मैं इस दोनों का इफेक्टिव को मान लेता हूं, और इफेक्टिव को अगर मैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इस दोनों का मैं इफेक्टिव कॉम्बिनेशन जो है ये पूरा डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या मान लेता हूँ बेटा, k मान लेता हूँ। और डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, d1 प्लस d2, हाँ d होगा, तो उस d बराबर क्या हो जाएगा बेटा, d1 प्लस d2 हो जाएगा ना। यस सर ये पूरा आपने जो पूरा जो कॉम्बिनेशन था k1 k2 को, उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आपने k मान लिया। अब यहाँ पर जो टोटल यानी सेकंड जो फिगर मैंने बनाया है, तो यहाँ पर कोई आपसे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बताओ जरा। C इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट k a बाई क्या हो जाएगा बेटा, डी है ना। मान लो इस प्लेट का एरिया तो a दिया हुआ है, प्लेट का एरिया a है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाला हूं, यानी इस फिगर का मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाला। लेकिन क्वेश्चन मेरे को ये कह रहा है कि मान तो वो किस k की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं ऊपर वाले का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूंगा, क्या बेटा। अब ऊपर वाला का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा और इस इक्वेशन के साथ मैच करूंगा, ये जो मेरा इक्विवेलेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो इसको बनाओगे, ऊपर वाला एक अलग कैपेसिटी, यानी ये जो डिस्टेंस में डिवीजन है कि एरिया में डिवीजन है, ये एरिया में डिवीजन, इसको थोड़ा बड़ा करूं तो ये एक अलग कैपेसिटर की तरह काम करेगा, इतना पार्ट एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा और इतना पार्ट एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। मान लो ये वाला पार्ट आपका C1 है, ये वाला पार्ट आपका C2 है, डिस्टेंस में डिवीजन, डिस्टेंस में डिवीजन नहीं देख रहे हो, एरिया तो सेम ही है ना, प्लेट का एरिया तो यही है, यस सर तो डिस्टेंस में डिवीजन है। तो दो कैपेसिटर का फॉर्मेशन बन रहा है, कुछ पार्ट में आपका k1 डाइलेक्ट्रिक है, कुछ पार्ट में आपका k2 डाइलेक्ट्रिक है। तो पहले वाले पार्ट का चलो पहले वाले पार्ट का C1 बराबर कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, C1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट a बाई क्या हो जाएगा, ये वाला। यस सर फिर C2 दो कैपेसिटर बनेंगे ना, दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी अलग, डाइलेक्ट्रिक भी अलग है ना। तो C2 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a ठीक है ना, दोनों का मैंने निकाल दिया। अब चूंकि ये दोनों, अच्छा ये दोनों कैपेसिटर जो लिए हो आप, ये सीरीज में है कि पैरेलल में,
सीरीज इक्विवेलेंट मेरे को यानी अगर Series मुझे में। इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, ये तो डिस्टेंस में डिवीजन है, और कल मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस में डिवीजन होगा तो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में होगा। तो पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालूंगा यहाँ पे, तो इफेक्टिव यानी इक्विवेलेंट, मैं सी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज के लिए क्या लगाते हो, 1/C1 + 1/C2 बेटा। अब 1/C1 तो 1 क्या हो जाएगा, 1/K1 एप्सिलॉन नॉट ए। आई D1 करोगे तो मैं इस D1 को ऊपर ले लेता हूँ, Yes, sir. डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहा ना। नो सर। क्या हो जाएगा बेटा, D2/K2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन आ जाएगा बेटा, Yes, sir. हाँ, सर 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ए। बच क्या जाएगा बेटा, D1/K1 Plus D2/K2. अब इसका एलसीएम ले लो, 1/एप्सिलॉन नॉट ए। जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, K1 K2, K2. यहाँ क्या K2 नहीं है तो और K2 D2. D1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा K1। अब चूंकि इक्विवेलेंट निकालना है तो मेरे को उलटना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आया ना 1/C इक्विवेलेंट क्या है, ये मुझे C इक्विवेलेंट की निकालनी पड़ेगी। अब C इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, K1. K2. K2 D1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सही है ना। Yes, sir. यहां तक तो कोई इश्यूज नहीं है। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला देख लीजिए आप लोग, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए और ये बाकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन नॉट के बाई ए बाई D1 + D2, यानी इतना जो सी इक्विवेलेंट तो दोनों करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, ये भी सी इक्विवेलेंट का आया है और ये भी सी इक्विवेलेंट का आया है। तो यानी आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या है बेटा के इंटू D1/D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 बाई K2 D1 प्लस K1 D2। सही बात है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. मान के मैंने बनाया, ये अलग मान के बनाया। अब देखिए यहाँ पे आसान है ना, एप्सिलॉन नॉट ए और एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा। अब ये के इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K1 K2 D1 D2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन में, तो क्या बच जाएगा बेटा, D1/D2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K2 D1 प्लस क्या हो जाएगा K1 D2। दैट इज आवर इफेक्टिव आंसर। ओके समझ गया ना, यानी ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा, D option. सी नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए ये वाला सर। सही है। किसी को प्रॉब्लम, No, sir. No, sir. पूरे पूरे कैपेसिटी देखिए अलग अलग मैंने निकाल दिया, और मैंने माना कि चलो भाई दोनों मिलके जो है K1 और K2 जो है दोनों मिलके क्या है, एक कंबाइंड कैपेसिटेंस दैट इज K। तो एक बार तो मैंने कंबाइन के लिए कर लिया, ठीक है ना, और एक बार मैंने अलग अलग के लिए निकाला, तो जो इक्वेशन मेरा आया उसको मैंने इक्वेट कर दिया, मेरे को क्या आ गया बेटा, K की वैल्यू आ गई। सही है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, परेशानी प्रॉब्लम तो वैसे भी आपको होता नहीं। असाइनमेंट डीपीपी जो दिया था पोटेंशियल का बन गया है, ठीक है ठीक है, लगभग बन गया है। तो शायद मैं अब कैपेसिटेंस का भी खत्म होने ही वाला है, कैपेसिटेंस का भी भेजता हूँ, ठीक है ना, भेजता हूँ कैपेसिटेंस का। नहीं अगर नहीं जाएगा तो एक बार रिमाइंडिंग मैसेज कोई भी आदमी ग्रुप में या मेरे को इंडिविजुअली डाल देना। द कैपेसिटेंस यहाँ पे देखो वही वाला जो कल मैंने फॉर्मूला बताया था, एक तो कल पोटेंशियल पे क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक देखो यहाँ पे क्या दिया बेटा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप इज, एक लिक्विड ड्रॉप है उसकी यानी स्मॉल सी, उसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 2 माइक्रोफराड। कह रहा 1000 1000 ऑफ सच आइडेंटिकल ड्रॉप्स, इनकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 1000, इनकी वैल्यू 1000 दी है। कि ऐसे छोटे 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 1000 यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी दी है बेटा 1000। ये 1000 ड्रॉप्स जो मिलकर एक सिंगल ड्रॉप्स का फॉर्मेशन किया, तो यानी हमारी कैपिटल C है ना, पूरा बिगर ड्रॉप का, तो कैपिटल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा n पे पावर 1 माइक्रोफैराड आएगा आंसर। हाँ, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू क्या रखोगे आप 1000 पर कितना रखोगे 1 इंटू क्या रखोगे 2 माइक्रोफैराड।
अब Yes, sir. 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 पे पावर 3 लिख सकते हो बेटा। Yes. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पे पावर 3। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, c इज इक्वल टू 10 पे पावर 3 और फिर यहाँ पे पावर कितना है 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 2/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया बेटा, c इज इक्वल टू 10 इंटू c इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके बेटा, Yes. चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एनर्जी पर बेस्ड है। कह रहा है कि द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया दिया हुआ है मेरे को, एंड ईच आर सेपरेटेड बाय, यानी डिस्टेंस भी मेरे को दिया हुआ है, ईच आर सेपरेटेड बाय 2.5। दैट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर को चार्ज किया गया बाय कनेक्टिंग अ 400 वोल्ट सप्लाई। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। एनर्जी पूछ रहा है ना, तो एनर्जी का तो मैं 3 फार्मूला बताया हूं, आप बताओ यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा। सर हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि चार्ज नहीं दिया हुआ है, C निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, और पैरेलल प्लेट का हमको ये भी दिया हुआ है, ज्योमेट्री भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी दिया हुआ है। तो एरिया मेरे को यहाँ पर कितना दिया है बेटा, 90 centimeters. और डिस्टेंस जो दिया हुआ दोनों प्लेट्स के बीच में दैट इज 2.5 mm। तो और सी दिया, सॉरी वी दिया हुआ है, वी कितना दिया मेरे को 400 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर भाई सोचना पड़ेगा हमको कि भाई हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे एनर्जी का। तो भाई वी दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं तो वोल्टेज वाला ही लगाना पड़ेगा। तो 2 फार्मूला है वोल्टेज वाला, एक तो 1/2 CV स्क्वायर है, एक 1/2 Q इंटू वी है। यहाँ पर चार्ज का आता पता तो है नहीं, लेकिन सी का भी डायरेक्टली आता पता नहीं है, लेकिन हम सी निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेलल प्लेट बोल रहे हैं, और पैरेलल प्लेट का सी का फॉर्मूला मेरे को पता है। सी इज इक्वल टू क्या होता है पैरेलल प्लेट में, एप्सिलॉन नॉट सिंपली है ना। अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू, क्या लगा दूंगा 1/2 कैलकुलेट करेंगे हम सारा कुछ, सारी वैल्यूज जो है हम एक ही जगह रखेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन एक ही जगह हो। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट A/D और इनटू क्या होगा बेटा V स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है ना, मेरे को एरिया दिया हुआ है, एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन मेरे को उसको SI यूनिट में रखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो हम 10 पे पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि? लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या करना है, -4 से स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर में बदलना है। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को एरिया दिया हुआ है, तो डेट विल बी बिकम, ये कितना हो जाएगा बेटा 90 इंटू 10 पे पावर -4, समझ रहा ना। हाँ 90 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर, और mm दिया हुआ है, तो mm का मतलब क्या होता है मिली, मिली का मतलब -3 है मीटर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, यानी यहाँ पर वैल्यूज रखोगे बेटा तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 डिवाइड बाई डी, कितना है बेटा 2.5 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 90 इंटू 10 पे पावर -4, और फिर वोल्टेज का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी यहां पर अगर मैं करूं तो मैं क्या लिखूंगा 400 का स्क्वायर, सही है ना। Yes, sir. तो एक काम करते हैं ना, कितना कितना हो जाएगा बेटा, U इज इक्वल टू, पहले 10 पे पावर को सॉल्व कर लेता हूँ, डिजिट को एक जगह रखता हूँ, 10 पे पावर को एक जगह रखता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा मेरा, बताइए जरा कितना हो जाएगा। एक तो हो गया 8.85, एक हो गया 9, और एक 4 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16 आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। पावर देख लो, ये -4 है, -11 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 क्यों होगा, क्योंकि एक 0 90 वाला मैंने वो -3 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -15, और ये 10 पे पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 400। हाँ तो मैं यहाँ पे हटा लूंगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2.5, यही है ना। Yes, sir. तो फाइनली ये कट कर लो, ये कट कर लो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8, और भी किसी से कट होगा, चलो बाद में देख लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2.5, अच्छा सॉरी यहाँ पे 10 पे पावर -3 भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर -11, और ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 10 पे पावर -3 हो जाएगा।
अच्छा 8.85 डिवाइडेड बाई 2.25 हो सकता है? Yes, sir. मुझे लगता है 5 से तो कट हो जाएगा ना, 8.85 डिवाइडेड बाई नहीं सर, नहीं, एक सेकंड। 2.5 सर 7 कुछ आ 3.54 u इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, यानी इतना पार्ट को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जा रहा है मेरा 3.54 इंटू 9 इंटू 8, 72 हो जाएगा बेटा, बस Yes, sir. इंटू आ जाएगा 10 पे पावर -8। हाँ, अब 72 को Yes. गुना कर दीजिए, 72 इंटू 3.54, दैट विल बी u इज इक्वल टू 254.8 इंटू 10 पे पावर -8। इसको आगे दो डिजिट लेके जाऊं मैं, 2 डिजिट अगर आगे लेके मैं चला जाऊं तो 10 पे पावर -6 हो जाएगा ना बेटा, तो ये कितना हो Yes, जाएगा? 2.548 इंटू 10 पे पावर -6। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2.548 कहाँ है बेटा? सर नीचे आ गई। यानी सर 2.5 सर सी वाला हो जाएगा, सभी ऑप्शन सी ही आ रहा है हमारा। Yes, sir. 2.55 इंटू 10 पे पावर -6। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो समझ गए? Yes. Yes, sir. चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक डालते थे तो क्या होता था? सर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ रही थी ना, ये मैंने आपको बताया था, याद करो प्रीवियस क्लास में सर कैपेसिटेंस बढ़ रही थी। बढ़ रही थी, चाहे कंडक्टिंग स्लैब भी हम डाल रहे थे, Yeah. चाहे नॉन कंडक्टिंग स्लैब भी हम डाल रहे थे, तो डाई इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा था? कैपेसिटेंस बढ़ रही थी। कंडक्टिंग स्लैब भी डाल रहे थे तो कैपेसिटेंस बढ़ रही थी, ठीक है ना। एक तो कंप्लीटली फिल कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे वो डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। एक था पार्शियली फिल्ड, याद है ना। एक तो सीधे जैसे कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, मान लो कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बाहर, ये मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसको आपने कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड कर दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू k है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे आप लगा दोगे C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और एक मैंने ये तो ठीक है, मीडियम आ गया, जो भी मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगा उस मीडियम का वो डाल देना। एक था पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड का मतलब गैप में, तो उसका भी कुछ आया था, वही आया था C अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई D Yes, sir. प्लस Equal T माइनस T बाई ER, ऐसे ही कुछ आया था ना शायद, एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस T माइनस T बाई हाँ ER। सर एग्जैक्टली नहीं, कुछ ऐसे ही था, मतलब वहां भी बढ़ रही थी। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब डाल लेते, चाहे आप नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाल लेते, दोनों ही कंडीशन में बढ़ रही थी। तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली हम इंसुलेटर की तरह उसको कंसिडर करते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली इंसुलेटर। उसका वजह ये है ना कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, कंडक्ट तो नहीं करता है, बात तो सही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ना तो फुल्ली कंडक्टर की तरह तो बिहेव करता ही नहीं है, ना ये सेमीकंडक्टर के बिहेव करता है, ना ये फुल्ली इंसुलेटर की तरह। मटेरियल इंसुलेटिंग होता है लेकिन फुल्ली नहीं। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें क्या हो जाता है बेटा? पोलराइजेशन। समझ रहे हो ना बात अब मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक में आप अप्लाई करते हो उसमें पोलराइजेशन हो जाता है ना, और उसी पोलराइजेशन फिनोमेना पे हमारे पास क्या होता है? दो मॉलिक्यूल। यानी ये डाइलेक्ट्रिक जो है, ये ऐसे लोग जनरली ऐसा कहते हैं कि भाई ये इंसुलेटर टाइप से बिहेव करता है, बट इट्स नॉट ए कंप्लीटली इंसुलेटर, लेकिन हाँ मटेरियल इंसुलेटिंग होता है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर भी नहीं है और क्या है? इंसुलेटर भी नहीं है और सेमी कंडक्टर भी नहीं। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या है? वो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी, सॉलिड मटेरियल लिख देता हूँ, बॉडी सॉलिड मटेरियल, जनरली सॉलिड मटेरियल है ना, जिसके साथ कैसा बिहेव करता है ये अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज विल बी पोलराइज्ड, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पोलराइज्ड। इसी पोलराइजेशन के प्रॉपर्टीज में हम दो टाइप से मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं। एक कैसे डिवाइड करते हैं? आप थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तो आपका आइडिया होगा, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर पढ़े हो ना। पोलर एंड जैसे कि हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, वहां भी पढ़े हुए पोलर मॉलिक्यूल, जैसे H2O के बारे में पढ़े हुए आप, एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में देखे होगे, NH3 सोडियम, इन सब के बारे में आप देखे होगे। तो इसी चीज को हमने किस चीज में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक हमारा है पोलर मॉलिक्यूल्स और एक हमारा नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं बेटा जिसकी हर मॉलिक्यूल्स की परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है,
पता है कि नहीं पता है डाइपोल? P, Yes. डाइपोल मोमेंट इज बेटा P, P इज इक्वल टू क्या होता है? 2AQ. 2A. हाँ सर कुछ 2AQ. हाँ ठीक है। डाइपोल, अच्छा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है बेटा? Positive. Negative to positive. Negative to positive होता है. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो Yes, sir. पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी डाइपोल जो है, या आप ये कह सकते हो कि जिनके हर मॉलिक्यूल्स की अपनी इंडिविजुअल परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, इंडिविजुअल। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल, मान लो आपके पास कोई मटेरियल है, तो उस मटेरियल में से तो बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर मॉलिक्यूल्स की कुछ परमानेंट अपनी डाइपोल मूवमेंट होगी, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ईच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? उसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर क्या लिख सकते हो, HCl ले लो, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होगे, है ना? जैसे मैं ले लूं HCl, अब HCl एग्जांपल लूंगा तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स इसका बनेगा बेटा, ऐसे ही, सर। ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा जो है दैट इज हाइड्रोजन, और ये हमारा क्लोरीन। तो हाइड्रोजन अपना एक क्या करेगा, क्लोरीन को देगा, तो इस पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा, बताओ जरा? पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब डेवलप होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। Yes, sir. क्योंकि इस दोनों की सेंटर अलग अलग, इस वाले की सेंटर कुछ यहाँ पे होगी, इस वाले की सेंटर कुछ यहाँ होगी पॉजिटिव, यानी इसके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। जैसे H2O का ले लो, वाटर का। बेटा माइक्रोफोन अनम्यूट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। H2O का ले लो, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मान लीजिए यहाँ एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, अरे और एक यहाँ ऑक्सीजन। तो मान लीजिए यहाँ पर बेटा क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये एक पॉजिटिव बनेगा, इस पर एक पॉजिटिव बनेगा, इस पे कितना बटेगा, माइनस। इस दोनों का कहीं सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, दोनों का सेंटर होगा, और वहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, है ना? और हमारा यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा, परमानेंट डाइपोल। Dipole. यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके एवरी मॉलिक्यूल्स, ऐसे मटेरियल कह लो या ऐसे कंपाउंड कह लो जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, उनकी डाइपोल मोमेंट, इच मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट्स है, उनको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मान लो मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है उसको जरा हम देखेंगे, है कि नहीं? तो अगर बेटा मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, यू ऑलरेडी नो द कंसेप्ट, तो बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल ये है, मटेरियल है, ये पोलर मटेरियल है बेटा, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है ना कि मटेरियल एलाइन है, सबकी कुछ ना कोई डाइपोल मोमेंट है, तो ऐसे है, मान लो ये, ठीक है ना? ऐसे मटेरियल एलाइन है। अब एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, इसको समझिएगा जरा थोड़ा सा। मान लो कि इस मॉलिक्यूल्स के पास यहाँ पे निगेटिव, अरे यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दिख रहा ना आप लोग को? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Yes, sir. दिख रहा। यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, 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 सबकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगी, हर की कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है बेटा। इसकी भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है, 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 इसकी भी कुछ, बहुत सारे मटेरियल्स। तो ओवरऑल एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं दिए बेटा, तो ओवरऑल क्या होता है ना कि हर मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम अलाइंड है। मेरी बात समझ रहे हो? दे आर रैंडमली अलाइंड ना इन द मटेरियल, मॉलिक्यूल रैंडम अरेंजमेंट है यहाँ पर। अब उस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से कि कुछ डाइपोल इधर भी है, कुछ डाइपोल इधर भी है, कुछ डाइपोल राइट साइड है, कुछ डाइपोल लेफ्ट साइड है, कुछ डाइपोल अपवर्ड है, कुछ डाइपोल डाउनवर्ड है, हर डायरेक्शन में डाइपोल है। तो सारे डाइपोल इंडिविजुअल डाइपोल है,
देयर इज ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल डाइपोल नहीं, हर मॉलिक्यूल्स की अपनी इंडिविजुअल डाइपोल्स है, लेकिन वो ऐसे रैंडमली अरेंजमेंट है कि हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर दे रहा है बेटा, डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट कर। ये मैं तो यहाँ दिखाया नहीं, मतलब समझ लो कि हर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट। अब एवरी डायरेक्शन में जब बेटा डाइपोल मोमेंट है तो नेट डाइपोल, इस पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल कितना हो जाएगा, 0। 0 इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0। 0 जाएगा। 0 जाएगा। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट, यानी अगर मेरे से कोई पूछे पी नेट यानी डाइपोल मोमेंट नेट, तो डाइपोल मोमेंट नेट कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 0। सिंपल सी बात, उसमें कोई सर प्रॉब्लम। ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए है। पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं कि पोलर मॉलिक्यूल के हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, बट विद द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे अलाइंड इन रैंडम, सो देयर डाइपोल कैंसिल आउट ईच अदर, हर की डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ना, इसलिए ओवरऑल डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल्स का कितना है, 0। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए क्या होता है, अब मैंने कर दिया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई, कि चल भैया तू अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जा। इस मटेरियल को उठाया, मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एकदम आसान है। यानी इस मटेरियल जो मेरा था डाइपोल मोमेंट वाला बेटा, उस डाइपोल मोमेंट को मैंने उठाया और मैं कहूंगा कि आ जा भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया वो मटेरियल, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ था। कुछ ऐसे ही है ना। यस सर। अब देखो जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, यानी यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने इसको क्या कर दिया बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अटेंडेंस नहीं हुई है, अटेंडेंस लास्ट में होगी। अटेंडेंस के लिए बहुत परेशान रहते हैं आप लोग, क्या बात है? यू आर हियर फॉर द अटेंडेंस और यू आर हियर फॉर द लर्निंग पर्पस? अटेंडेंस नहीं लिया हूं मैं, वैसे लगा दूंगा, आई नो। अटेंडेंस के लिए परेशान नहीं हुई है, अटेंडेंस हो जाएगी। तो यहां पर जो है ऐसे ही है, लगा दिया मैंने। अब देखो एक्चुअली क्या है, हर इंडिविजुअल की डाइपोल मोमेंट थी यहाँ पर, हर इंडिविजुअल की यहाँ पर आपको क्या थी, डाइपोल मोमेंट थी बेटा। अब जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस हर इंडिविजुअल पर हर इंडिविजुअल जो डाइपोल है उस पर टॉर्क लगेगा। यस सर। यस सर। और टॉर्क का काम क्या था, मैंने आपको टॉर्क वाले चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने टॉर्क वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि टॉर्क का काम क्या होता है, स्टेबल पोजीशन में आना सर, स्टेबल करवाता ना सर। स्टेबल करवाना। टॉर्क डाइपोल पर लगता ही यही है कि डाइपोल स्टेबल हो जाए। और डाइपोल स्टेबल कब होता है, जब उसका पी उसके ई के डायरेक्शन में हो जाए। आप स्टेबिलिटी पढ़े हो, दो टाइप का स्टेबिलिटी होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी मॉलिक्यूल्स दे वांट टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्क्रीन स्टक नहीं बेटा, ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जब हम आएंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का तो हर मॉलिक्यूल्स का पी टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करेगा, पी को कहेगा भैया तो ई में चला जाए। अब ये टॉर्क क्या करेगा, कुछ ऐसा लगेगा, मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा अलाइन हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हो जाएगा बेटा। यस सर। यस सर। अब तो कैंसिल नहीं करे, अब सारे डाइपोल तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में लाइन हो रहे हैं बेटा। ये भी देखो, इनका भी देखो, सभी पी एक डेफिनेट डायरेक्शन में है कि नहीं है। पहले क्या था ना, विदाउट जब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं किए थे, उस कंडीशन में क्या था ना कि आपका रैंडमली डाइपोल अलाइन, तो आपका नेट पे 0 था। यहां पर बताओ कि नेट पे 0 होगा कि नहीं, नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। तो डेफिनेट डायरेक्शन में चला गया। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक पंगा होगा, यहाँ पे पंगा नहीं होगा, मतलब एक फिनोमेना हो जाएगा। अब इस साइड देखो, आप कुछ ऐसे देखोगे, मतलब इसको थोड़ा मैं अलग बनाता हूँ, एकदम सिंपल है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे कंसेप्ट बहुत सिंपल है। यहां पर जब इसको अलग करके देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव 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 अलाइन हो जाएगा,
डाइपोल का एक लेयर बनेगा ना नेगेटिव का लेयर, देखो Yes, इस sir. साइड क्या बन रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स डाइपोल, वैसे भी देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अवे, लेकिन ये तो डाइपोल ही है, डाइपोल उसको अलाइन करेगा, अलाइन करने का मतलब उसको पी जो है उसके ई के डायरेक्शन में लेके आएगा स्टेबिलिटी खोजने की वजह से। यहाँ पर भी बीच में निगेटिव पॉजिटिव है तो वो न्यूट्रलाइज होने चाहेंगे, यानी ये जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये आपस में क्या होते जाएंगे बेटा, न्यूट्रलाइज, लेयर बन जाएगी, कुछ ऐसा लेयर बन जाएगी आपको, पॉजिटिव और निगेटिव की कुछ ऐसी लेयरिंग बन जाएगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई किए हो बेटा, तो आप कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, इसको मैं ई नॉट मान ले रहा हूं, मैं एक्सटर्नल जो फील्ड में दे रहा हूं ना एक ही कलर से मैं लिख दे रहा हूं, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट मान ले रहा हूं। पहले भी मैंने बताया था, अच्छा जब डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था तभी मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल तो है, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, याद करो वहां पे Yes, sir. कंडक्टिंग में नहीं हो रहा था, यानी यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप दे ही रहे हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या माने हो बेटा, ई नॉट माने हुए हो। एक डाइपोल के अंदर क्या हो रहा है ना, लेयर, एक लेफ्ट साइड नेगेटिव लेयर हो रहा है, एक राइट साइड पॉजिटिव लेयर बन रहा है, दैट फेनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन, बट ना दैट इज द पोलराइजेशन ना, Yes, sir. Negative. पोलराइजेशन, ये डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन फेनोमेना है ना, तो दैट फेनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। तो इस पोलराइजेशन की वजह से, इस पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक अंदर भाई जहां पर भी चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो ये ई नॉट तो आप एक्सटर्नली दे ही रहे हो बेटा, अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान लेता हूं, ईपी, ईपी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा जरा मेरे को बताओगे, Sir, E naught minus EP. अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, कोई हमको बता सकता है? ई नॉट माइनस ईपी, Not minus EP. माइनस ईपी कितनी, ई नॉट अभी भी बड़ी है ना, तो यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में लेंगे, जिसको मैं ई मान ले रहा हूँ या ई नेट में कह दे रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट माइनस, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। यानी ये जो फिनोमेना हमारा हो रहा है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ये जो चार्ज का जो अरेंजमेंट हो रहा है, दैट फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट? अच्छा अब बताओ कि जब आपने अंदर में, या सॉरी जब आपने किसी डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब पहले के रिस्पेक्ट में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। अगर मान लो मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है, उसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी एक्सटर्नल से कि ज्यादा हो जाएगी? Sir, External से तो कम होगी, sir. कम हो जाएगी अंदर, क्योंकि अंदर में एक नया अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा बेटा, और अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, तो माइनस हो रहा है, वैसे भी देख रहे हो आप माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेगा, घटा देगा। सही है बेटा? Yes, sir. चलिए अब अच्छा देखिए पोलराइजेशन कितना होगा, ये तो वैसे भी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड है, लेकिन पोलराइजेशन जो हो रहा है, जो चार्ज का जो लेयर जो बन रहा है, जिसको आप पोलराइजेशन बोल रहे हो, तो ये पोलराइजेशन जो है ना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आप मेरे को बता सकते हो? Sir, electric. Electric field. आप कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो इस पर डिपेंड कर रहा है। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वैसे भी पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला है बेटा, एक्चुअली पोलराइजेशन इज इक्वल टू होता है, इसको मैं पी भी लिख देता हूं, चलो, पोलराइजेशन इज इक्वल टू होता है नेट डाइपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, या आप कह सकते हो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट, जितने ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा अलाइनमेंट होगा, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा यूनिट वॉल्यूम में। तो आप कह सकते हो कि पोलराइजेशन मींस, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पोलराइजेशन का सिंपली आप कह सकते हो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बोलिए लुबना?
बोलिए बेटा। नहीं, चलिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E नॉट, यस सर। पोलराइजेशन होगा। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटाओगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट, यस। कांस्टेंट इज x, कुछ ऐसा लिखा जाता है, x इंटू ई नॉट। ये जो आप कांस्टेंट डाले हो, जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब कोई मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है पोलराइज्ड होने की, हर मटेरियल का अलग अलग है। जैसे माइका है तो अलग है, आपको क्या कहते हो वो ग्लास है तो उसकी पोलराइजेशन अलग अलग, समझ रहे ना। हाँ, तो हाउ मच एबिलिटी टू पोलराइज, जैसे एक वैक्यूम है, अब वैक्यूम की क्या एबिलिटी है पोलराइज होने की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो, जीरो। भाई वैक्यूम पोलराइज हो सकता है क्या, एयर पोलराइज हो सकता है, क्योंकि एयर को आपको पता है आयन आयन उसमें टूट जाएंगे। तो वैक्यूम की पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, जीरो, क्यों, बिकॉज दे हैव नो एबिलिटी। मान लो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि हर मटेरियल में पोलराइजेशन सेम होगा, सब मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज द ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हो। तो ये जो आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा ये आपका P। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां हो जाएगा बेटा इसका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसका वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फॉर वैक्यूम इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, नो सर। अब आते हैं पोलर का तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं बेटा नन पोलर का। नन पोलर में क्या होता है ना कि पोलर में हम लोग क्या बात किए, पोलर में हम लोग कुछ खास नहीं बात की। पोलर में बोला कि बेटा हर मटेरियल की इंडिविजुअल परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, बट ओवरऑल उस मटेरियल की डाइपोल मोमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर अलाइंड रैंडमली। उसके बाद मैंने बोला कि लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसका पी जो है ई के डायरेक्शन में होगा, तब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, यानी तब उसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं नन पोलर मॉल। नन पोलर मॉल को उसको बोलते हैं कि उसके पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर, कहीं ना कहीं सेंटर मानते हो सेंटर, और उसके नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर एक ही कंसाइड कर जाता है। तो जब कंसाइड कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कितनी दूरी होगी, जीरो। जो प्लस का चार्ज है वही उसके बेटा माइनस का चार्ज, मेरी बात समझ रहे हो ना, सॉरी प्लस का चार्ज माइनस, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि जो उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कह लो, वो इसी पर सेंटर ऑफ निगेटिव का भी चला जाता है, नहीं दोनों का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर, नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड कर जाता है, एक ही जगह पे आ जाता है। अब एक जगह पे आने के बाद तो पॉजिटिव और नेगेटिव में दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब दूरी जैसे H2 मान लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 ले लो बेटा। अब H2 के लिए क्या करोगे भाई, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है ना, यहां भी हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन, लेकिन इसका सेंटर कुछ यहां पे लाई कर जाएगा बीच में, दोनों का सेंटर मान लो एक दूसरे को देगा चार्ज, मान लो डेवलप उस पर हो भी गया तो वो कुछ यहां पे जाके लाई कर गया। अब दोनों का पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड कर गया। अब कोइंसाइड करने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी हो गई बेटा, जीरो हो गई, ये मसला हो गया। यानी कि उसकी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, जीरो, चाहे इनिशियली कहो तब चाहे बाद में कहो तब, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आप शुरुआत में कहो या आप बाद में कहो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी डाइपोल मोमेंट तो भैया जीरो ही होगा उसका। अब देखो, अब आपने क्या किया, सॉरी
ये मान लो कोई नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव मान लो मैं दे रहा हूं ऐसे, चलो सर्कल लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहां मान लो आपके मॉलिक्यूल्स एक मटेरियल है, उसमें मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे अलाइंड है, ठीक बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, 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 ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। इनका सेंटर कहीं यहाँ पे दोनों का कोइंसाइड कर गया, दोनों का सेंटर बीच में कहीं कॉमन सेंटर हो गया, पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर और निगेटिव चार्ज का भी कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड कर गया तो हर मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कितनी हो गई, 0 इंडिविजुअल। पोलर में क्या था कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट था, नॉन पोलर में क्या हुआ, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ही 0। यहां एवरी मॉलिक्यूल्स हैज, यहां जो है ना बेटा, एवरी मॉलिक्यूल्स हैज देयर इंडिविजुअल डाइपोल, यहां द मॉलिक्यूल्स हैव इंडिविजुअल डाइपोल। इंडिविजुअल तो 0 है ही, नेट भी 0, Yes sir. इंडिविजुअल भी 0 है, यानी नो इंडी, यानी यहां पर अगर आपसे कोई नेट डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, ठीक है। यस सर। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं किया, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। यहाँ पर भी ऊपर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था शुरू में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना है, 0। यहाँ पर भी मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन यही है कि अभी वहां पर क्या था, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं थी, लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट वहां पर भी 0 था। यहाँ इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट भी 0 है, यानी पी इंडिविजुअल में लिखा, डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की कितनी है, 0। यहां अगर मैं बोलूं ऊपर में, यानी पी इंडिविजुअल इज नॉट इक्वल टू 0, पी इंडिविजुअल इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, नेट पूरा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट 0 है, वो पोलर में भी, वो नॉन पोलर में भी 0 है, नॉन पोलर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मटेरियल को उठा के मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। अब यहां मैं इसको क्या करता हूं बेटा, इसको उठाया यहां से ऐसे और ऐसी और ऐसी, ठीक है, और इसको मैं उठा कर क्या कर दिया, ऐसे ही मैं ले रहा हूं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अप्लाई कर दिया बेटा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 नहीं है। अब एक्चुअली क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया, यानी ई नॉट जैसे ही आप अप्लाई किए, अब ये ई नॉट क्या क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर भी होगा वहां पर फोर्स लगेगा, और एफ इज इक्वल टू कितना लगेगा, क्यू इनटू ई। अभी यहां पर भाई वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, लेकिन अभी भी क्या है ना कि चार्ज जब है, अब उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब चार्ज पर जब फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ डाइपोल नहीं है, इसलिए यहाँ टॉर्क वाला कंसेप्ट नहीं है। वहां पोलर में मेरा टॉर्क वाला कंसेप्ट था, बिकॉज द डाइपोल मोमेंट इज एक्टिंग देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअली भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो हियर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, द फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात सीखनी सही बेटा, यस सर। फिजिकल टू क्यू इंटीग्रल। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो क्या हो जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा बेटा, और Yes, sir. यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, क्योंकि टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स लग रहा होगा, निगेटिव पे अपोजिट तो यहां आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल से तो बाहर नहीं आ सकता, यहां पर भी टुवर्ड्स, यहां पर भी, यहां पर भी टुवर्ड्स, यहां पर। अब ये लाइन हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, पॉजिटिव पे लगा धक्का टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव पे लगा धक्का अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर भी देखो मामला क्या हो रहा है, अब यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है क्या, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो गया। पहले तो सेंटर वन साइड कर रहा था, अब देखो यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव, यहां बन गया इसकी डाइपोल मोमेंट, यहां देखो निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट हो गया। पहले तो सेंटर ही कौन साइड कर रहा था, ऊपर देखो, यहां पर पॉजिटिव है वहीं पे निगेटिव है,
अब यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट अगर हमसे कोई पूछे तब वो जीरो नहीं होगा। नहीं, इंडिविजुअल जीरो था, विदाउट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पी नेट जीरो था। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए सेपरेशन हो गया, यहां भी पोलराइजेशन हो रहा है, नहीं यहां भी कुछ ऐसा पोलराइजेशन वाला फिनोमेना, यहां भी वही काम हो रहा है, यहां भी कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे ही था ना। यहां भी आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आपका लगभग निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये अंदर का पॉजिटिव निगेटिव तो न्यूट्रलाइज होगा, इस साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप। पोलराइजेशन फिनोमेना तो यहाँ पर भी, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर। अब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिए हुए हो, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिए हो बेटा आप, ई नॉट। अब देखिए पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर भी अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं, एंड दैट इज, मैं इसको ईपी मान ले रहा हूँ। अब ये जो ईपी है आपका, ये ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई। अब बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है, कंडक्टर को सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स को भी आप एक्सटर्नल में डाल रहे हो तो पोलराइज हो रहा है, और नॉन पोलर को भी डाल रहे हो तो पोलराइज हो रहा है, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है पोलराइजेशन तो दोनों हो रहा है सर, तो क्या फायदा, अलग अलग क्या डिफरेंस है इसमें आपको। पोलर में इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट था, इसमें नहीं है। ठीक है लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। यस सर। रिजल्ट तो दोनों में पोलराइजेशन, दोनों में पोलराइजेशन हो रहा है ना भाई। यस सर। पोलराइजेशन कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, एक तो ठीक है आप बोल रहे हो कि सर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, एक और फर्क है कि पोलराइजेशन पोलर में ज्यादा हो, बिकॉज वो सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है दैट इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। यहां पर पहले तो वो चार्ज को सेपरेट कर रहा है, मेरी बात समझ लो कि नहीं समझ लो, यानी कि पोलर और नॉन, ठीक है दोनों में पोलराइजेशन हो रहा है, बट पोलर मॉलिक्यूल्स में जो आप कह लो कि स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर। बात समझ लो मेरी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पोलराइजेशन तो दोनों में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, बट एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द स्ट्रेंथ ऑफ, या कह सकते हो आप उसको मतलब क्या बोले उसको, अब यह कह लो कि टेंडेंसी ऑफ पोलराइजेशन जो है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कह लो, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ग्रेटर होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर। पोलर में बस पोलराइज डाइपोल तो है, उसको बस अलाइन करना है, यहाँ तो पहले चार्ज को सेपरेट कर रहा है, फिर डाइपोल बन रहा है, फिर अलाइन हो रहा होगा वो, तो दैट इज द कि यहाँ पर आपका जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वो कम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पोलर। ओके यस यस सर। ठीक है समझ गए, वेरी गुड। अब आइए बेटा वैन डी ग्राफ जनरेटर 12th के स्लैब, सॉरी हाँ 12th के सिलेबस में नहीं है, यानी बोर्ड में आपको इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जनरली कंपटीशन में भी नहीं आता है ना, जनरली नहीं आता। बोर्ड में पहले आता था वर्किंग प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये सब आता था, तो अब तो ये आपको एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया। फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ कि कहीं क्या पता, बोर्ड में तो नहीं आएगा बट एनटीए का सिलेबस डिसाइडेड नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है, इनको एक वैन डी नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, पूरा नाम अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जॉर्ज जे वैन डी शायद है, उन्होंने इसको डिजाइन किया तो उन्हीं के नाम पे रखा गया। एक्चुअली क्या है ना कि इसका कंसेप्ट ये है कि मिलियंस ऑफ वोल्ट जनरेट करना है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करना है मेरे को, उस हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर वैन डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल करें। अब कहोगे सर हाई जनरेट करके करेंगे क्या, तो कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है, हाई वोल्टेज में तो चार्ज पार्टिकल पे स्पीड पर पकड़ लेगा, एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है, मूव कराना है, बहुत फास्ट में एक्सेलरेट कर, उसके लिए हम वैन डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कहोगे सर वैन डी ग्राफ जनरेटर, तो ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, वैन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है, मैं लिख दूंगा इसको नोट्स में फिर आपको दे दूंगा। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो मिलियंस ऑफ वोल्टेज के लिए काम आता है, मिलियंस ऑफ वोल्टेज हम उसको उस पर जनरेट करा सकते हैं। अब कहोगे सर मिलियंस ऑफ वोल्टेज तो हम ऐसे भी जनरेट करा सकते हैं, लैब में करा सकते हो क्या मिलियंस ऑफ वोल्ट? यस सर। पक्का? नो प्रैक्टिकली लैब में आप ऐसे मिलियंस ऑफ वोल्ट जनरेट नहीं कर सकते,
इट इज वेरी डेंजरस। आपको पता है वहां एयर है या वहां स्पार्किंग होने लगती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप मिलियंस ऑफ वोल्ट जो है लैब में प्रैक्टिकली आप जनरेट नहीं कर सकते। इस डिवाइस के वजह से इसको चैम्बर रहता है, वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, और इस डिवाइस के हेल्प से हम मिलियंस ऑफ वोल्ट 10 मिलियन ऑफ वोल्ट तक हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा ज्यादा फायदा। अब यहाँ पर किस कंसेप्ट पे काम करता है इसको मैं थोड़ा प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ, बड़ा आसान है। एक इनर स्फीयर है बेटा और एक आउटर स्फीयर है, ठीक है। अब इनर स्फीयर को मैं कोई चार्ज दे रहा हूं, मान लो इस इनर स्फीयर को मैं चार्ज दे रहा हूं, ये चार्ज मैं इनर स्फीयर को दे रहा हूं, इससे टच नहीं है, आउटर स्फीयर से वो टच नहीं, ये जो चार्ज है आउटर से टच नहीं, इनर को मैं चार्ज दे रहा हूं। अब इनर को आप चार्ज दोगे, ठीक है बेटा, तो इनर को चार्ज कितना दे रहा हूं, मान लो इनर को चार्ज दिया क्यू, स्मॉल क्यू मान लो। आउटर पे तो चार्ज है ही, मान लो पहले से आपने आउटर को भी चार्ज दिया है, आप इनर को भी चार्ज दो। मान लो पहले आपने आउटर को चार्ज दिया, आउटर स्फीयर को, या किसी न किसी फिनोमेना से, चाहे इंडक्शन से चाहे किसी मेथड से आउटर पे चार्ज आ गया। अब आउटर पे आपने चार्ज दिया प्लस क्यू, यानी मैं इसको पॉजिटिव क्यू ले लेता। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर में मान लेता हूं, अंदर वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लो, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लो आप सोर्स से अंदर वाले को भी चार्ज दे रहे हो और अंदर वाले को आप चार्ज दे रहे हो प्लस क्यू, यानी स्मॉल क्यू। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने बड़े वाले को चार्ज दिया था, ठीक है ना, बड़े वाले को चार्ज दिया था, तो पोटेंशियल एट वी कितना होगा, बड़ा वाला था K capital Q by R. के क्यू बाई आर। पोटेंशियल स्मॉलर, इस पे इनिशियल पोटेंशियल वी, सॉरी वी है, इस पे जो इनिशियल पोटेंशियल है वी है, और इस पे जो इनिशियल पोटेंशियल है वी डैश। वी डैश कितना हो जाएगा, K Q by स्मॉल क्यू अपॉन में स्मॉल आर। yes sir. ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई सर बाहर वाला भी तो लगाएगा। एक मिनट, अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल का मतलब अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अब मान लो आपने इसको कनेक्शन दिया, जो भी पहले बाद में दिया हुआ, अब मेरे को बताओ कि बाहर वाले में पोटेंशियल कितना होगा। मैंने अभी इंडिविजुअल की बात करूँ कि इंडिविजुअल इसके सरफेस पर उसकी वजह से इतना होगा, बाहर वाले की वजह से इतना होगा, इंडिविजुअल। अब देखो एक्चुअल जो पोटेंशियल डेवलप होगा बाहर वाले पे, यानी वी आर, वो उसका अपने वजह से तो डेवलप होगा ही, यानी उसके सरफेस पे कितना डेवलप हो जाएगा, के क्यू बाई आर। इस वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड हो गया, सॉरी के क्यू बाई कैपिटल आर। नहीं समझ रहे आप लोग, समझ रहे हैं सर। ये ड्यू टू देयर, पहला वाला जो मैं लिखा उसके वजह से उसके सरफेस पर, दूसरा वाला मैंने लिया उसके वजह से उसके सरफेस पर। अब नेट पोटेंशियल कितना होगा, मैंने उसको कैपिटल आर लिख लिया, दैट इज द नेट पोटेंशियल। यानी मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, कैपिटल आर का मतलब बड़े वाले स्फीयर का मतलब, यानी यहां पर मैं बोल रहा हूं नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल एक तो उसका अपने वजह से होगा, बड़े वाले के वजह से ही हो गई। अब छोटे वाले स्फीयर के लिए वो आउटसाइड हो गया पॉइंट, Yes छोटे sir. वाले के लिए सब के क्यू बाई अपॉन आर। सर कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्यों होगा भाई, छोटे वाले की वजह से, हाँ सॉरी कैपिटल आर, उसके लिए तो वो दूरी कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर होगा। यस। अच्छा छोटे वाले स्फीयर पे कितना होगा, एक तो उसके अपने वजह से होगा ही, वो कितना हो जाएगा बेटा, K क्यू बाई आर। एक बड़े वाले के सरफेस पर जितना बनेगा वो अंदर में भी उतना ही बनेगा, यस Sir. बड़े वाले के लिए तो अंदर वाला पॉइंट हो गया, तो वो कितना बनेगा बेटा, के क्यू बाई आर। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, स्मॉल वाले से बड़े वाले को माइनस कर रहा हूँ, यानी वी आर माइनस वी आर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू। सही है ना, Yes sir. अब एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, कौन कौन सा, K Q by R. यानी अगर मैं बात करूं वी आर माइनस वी आर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई आर Q by small r minus में K. आर, K Q by capital. के क्यू ले लेता हूं ना, क्या बच जाएगा बेटा,
1/r माइनस। Small r minus 1 by capital R. ये बताओ कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगी। Positive. r हमेशा बड़ा छोटा होगा, इसकी वैल्यू जो है हमेशा कम आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा सॉरी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। अब ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो होगा? हायर टू, हायर। यानी ये वाला जो मेरा हाई वोल्टेज पे हो गया और ये वाला मेरा क्या हो गया? लो वोल्टेज पे हो गया। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो चार्ज जब फ्लो होगी इनर सरफेस टू आउटर सरफेस, अब चार्ज फ्लो होता रहेगा और आउटर सरफेस पे चार्ज जमा होता रहेगा। उस चार्ज जमा होने के कारण क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ती जाएगी उसकी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब आप कहोगे सर तो इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है, इतना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही हम बड़े वाले स्फीयर को चार्ज देते जाते, क्या जरूरत है इतना इनर में डाल के और उसको करने का? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? बताओ मेरे को। ऐसे हम बड़े वाले को ही चार्ज देते यार, तभी भी तो पोटेंशियल होता है ना। कि क्या मतलब बनता है, अंदर में क्यों रखा, फिर इतना अरेंजमेंट करने का क्या जरूरत है सर? ऐसे ही बड़े वाले को ही चार्ज दे देते। हाँ सर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, चार्ज तो देना है ना, तो मैं सर इतना नहीं करता। अगर मैं बड़ा वाला पोटेंशियल रहता और उसी को चार्ज देता रहता सॉरी बड़ा वाला स्फीयर इतना अंदर में उसके स्फीयर रख के बड़े वाले स्फीयर इतना करने की क्या जरूरत है सर? इतना अरेंजमेंट हम बड़े वाले को ही चार्ज देते चले जाते हैं। अब बड़े वाले को चार्ज देते चले जाओगे भाई, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी सर। हमको तो पोटेंशियल चाहिए तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, उसमें क्या जरूरत है? इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है सर? अंदर में डाला, फिर उसको दोनों को चार्ज, पहले बाहर वाले को चार्ज दिया था, फिर अंदर वाले को चार्ज दिए, फिर बाहर वाले पे चार्ज जमा हो रहा है, उससे ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सर इतना करने की क्या जरूरत थी? बताओ आप मेरे को। मेरे को तो नहीं लग रहा जरूरत था, आपको लग रहा है जरूरत रहा होगा, या वो जो जिसने इन्वेंट किया उसका दिमाग सटक गया हुआ था क्या? आपको क्या लग रहा है? कुछ तो होगा लॉजिक ऐसे तो। नहीं ऐसे सर इजाद हुआ तो कुछ तो होगा सर, ऐसे तो रिजेक्ट हो गया होता पहले सर, हम पढ़ते ही नहीं। यस सर। एक्चुअली क्या है ना कि अगर एक सिंगल स्फीयर होता, इसको भी आप चार्ज दे सकते हैं। बाउंडेड नहीं रहेगा। नहीं बाउंड्री तो कहीं नहीं है, सिंगल स्फीयर भी हो सकता है, दे सकते हो चार्ज, लेकिन इसकी कैपेसिटी फिर फिक्स हो जाती है। मतलब इस पर तो एक लिमिटेड अमाउंट तक चार्ज देते आप, उसके बाद पोटेंशियल इतनी बढ़ जाती है कि आप अंदर चार्ज नहीं दे सकते थे। यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप चार्ज दे रहे हो लोअर वाले को, डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफर होना ही होना है। हीट अगर होगा तो मान ले डिफरेंस जहां रहेगा, जब भी आप इनर इनर वाले को चार्ज देते जाओगे, आपको पता है कि ये वाली चीज हमेशा डिफरेंस रहेगी रहेगी, यानी छोटा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा मतलब दोनों स्फीयर के बीच में हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। अब जब सर हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तो चार्ज तो हायर से लोअर ट्रांसफर होगा ही होगा। आप इसको चार्ज देते ना तो आप एक लिमिटेड कैपेसिटी तक चार्ज देते, उसके बाद आप चार्ज आप नहीं दे पाते, आपका वो फिर क्या होने लगता? लीक होने लगता। बताया था ना वो डिस्चार्ज होने लगेगा, स्पार्किंग होने लगेगी। आपका चार्ज लीक होने लगेगा, चार्ज अब स्फीयर पे जाएगा ही नहीं जाएगा। तो आप उतना हाई पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते थे जितना हाई पोटेंशियल आप यहाँ जनरेट कर सकते, बिकॉज यहाँ हमेशा इनर और आउटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा ही, और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं इनर वाला हमेशा हाई पे रहेगा। तो जब भी आप इनर को चार्ज दोगे हाई टू लो चार्ज फ्लो होना ही होना है। यस सर। जिसके वजह से आउटर पर इस अरेंजमेंट से मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहां आप चार्ज दोगे तो आप एक लिमिट तक देकर उसके बाद आप नहीं दे पाओगे, उसके बाद चार्ज लीक होनी, चार्ज यहां भी लीक होगा, यहाँ पर भी आप देते जाओगे, इससे तो ज्यादा दे दोगे, दे रहे एक टाइम के बाद वहां पर इतना ज्यादा चार्ज डेवलप हो जाएगा बड़े वाले स्फीयर पर कि वहां के एयर को आयोनाइज कर देगा। आप समझ रहे हो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर की होती है, उसका तो ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा और प्रोटॉन उधर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टपकेगा सरफेस की तरफ, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? यस सर। यहाँ पर भी एक लिमिट तक जाएगा लेकिन इससे ज्यादा होगा। अच्छा यहाँ पर फिर उसके प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर पाएंगे? ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो सर मालूम, मैं बोल रहा हूँ इससे तो ज्यादा दूंगा, इसमें इस वाले से सिंगल स्फीयर से तो मैं ज्यादा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ इसकी भी भाई एक लिमिट है,
देते जाओगे, यहाँ पर जितने ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, अब यहाँ का जो एयर है वो एयर आयोनाइजेशन होने लगेगा। अब एयर जब आयोनाइजेशन होने लगेगा भाई, तो वहां पर फिर पोलराइजेशन होगा, और एयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो टप से गिरने लगेगा, प्रोटॉन उधर जाएगा। अब जैसे उधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा, यहाँ के नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। अब इस पे चार्ज जमा ही नहीं होगा एक्स्ट्रा। अब इस प्रॉब्लम को भी क्या सॉल्व कर सकते हैं कि एक लिमिट तक ही होगा। एक और एक्चुअली इसको करें वैक्यूम में डाल लेंगे। वैक्यूम में तो एयर रहेगा नहीं भाई, एनेशन होगा नहीं। Yes, sir. समझ रहे हो ना? ओके Yes, sir. यस सर। अब ये तो नॉर्मल सी बात होगी, ये प्रिंसिपल हो गया। ये जो मैंने बात बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर क्रिएट कर लेंगे, और क्रिएट करना ये प्रिंसिपल हो गया। अब प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा, वो ये प्रिंसिपल हो गया कि डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है इनर टू आउटर फ्लो करेगा, आउटर पे चार्ज जमा होता रहेगा, और एक हाई पोटेंशियल हम वहां पे जनरेट कर पाएंगे, जिससे हम चार्ज को एक्सेलरेट कर पाएंगे। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, बस थोड़ा देर का और वर्किंग है, तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक ये होता है, स्फीयर होता है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर हम रखे रहते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों रखे रहते हैं बेटा? क्योंकि इस पे चार्ज जमा होगा। अगर आप इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखोगे तो फिर अर्थ का इफेक्ट आ जाएगा, अर्थिंग का। समझ ना बेटा? अर्थिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। समझ ना? इसलिए ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड। यानी ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, रखा हुआ है। और यहाँ पर एक अंदर में भी एक स्फीयर है, और एक नीचे एक मोटर है, नीचे एक मोटर है, और इस मोटर पर एक बेल्ट यहाँ पर है, यानी यहाँ पर एक रिवॉल्विंग बेल्ट रहता है। बेल्ट समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। ऐसे बेल्ट रहता है। अरे यार, ये बेल्ट रहता है, और यहाँ पर एक कॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम तिथ बोलते हैं, और यहां से आके हमारा एक बैटरी से कनेक्ट रहता है। ये हमारा बैटरी से कनेक्ट रहता है एक्सटर्नल, और यहाँ भी एक तिथ रहता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप पॉजिटिव स्विच ऑन करते हो, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ रहता है, यानी ये थोड़ा आगे रहता है, ये वाला पार्ट जो है बस आगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्प्रे होता है। जैसे आप इसको पॉजिटिव से जोड़े हो ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रे होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे जाता है यहाँ पर, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट के थ्रू ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस। अब इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये तीत के थ्रू कनेक्टेड है। अब तीत के थ्रू कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये जो स्फीयर है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यस के। और यहाँ खाली आएगा। ये फिनोमेना कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा बेटा, जमा होता जाएगा, और एक टाइम के बाद वहां पर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डेवलप होता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो एक ग्लोब होता है, उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे रहते हैं, अंदर में एक स्फीयर होता है, उसको बेल्ट से कनेक्ट किया रहता है एक मोटर से, और टीथ पर फर्स्ट वाला ये मान लो, इसको आप कॉम्ब 1 मान लो, इसको कॉम्ब 2 मान लो। तो कॉम्ब 1 पर हम चार्ज बेल्ट पे स्प्रे करता है, और वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू या बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है। ऊपर जब जाएगा तो वो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी वजह से चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, चार्ज आउटर स्फीयर पर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से दैट प्रोसेस गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज ऑन। तो क्या होता रहता है, चार्ज बड़े वाले स्फीयर पे जमा होता जाता है, और जितने ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल डेवलप। ओके, डन? नहीं डन? यस। Yes, sir. ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, बोर्ड में तो नहीं आएगा, बिकॉज द एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपके सिलेबस में वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं है। बाकी चीजों जो मैंने पढ़ाई है थोड़ा सा आइडिया दे दिया हूँ ड्यू टू एनटीए। वैसे एनटीए में वैन डी ग्राफ जनरेटर से जनरली क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो फिर भी एक सेफ साइड के लिए हमने दे दिया कि कोई बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए।